जय हिंद दोस्तों। लक्ष्य पथ पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, चालू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अराइवल ऑफ द डच इन इंडिया। ये मैंने एक मैप डाला है नीदरलैंड का, जो कि सिर्फ एक लोकेशन और प्रेजेंट करने के लिए था। मेरा नाम है काम्या सिंह और आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम की इन आईडीज पे, ताकि आपको मेरी सारी लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो आप मुझे टेलीग्राम काम्या सिंह ऑफिशियल में जाके फॉलो कर सकते हैं। ये मैंने एक डच शिप का मैप इमेज इसलिए डाली है ताकि उनकी डेवलपमेंट और उनकी ग्लोरी को हम प्रेजेंट कर सकें कि उस टाइम पे डच की जो ग्रोथ थी या डेवलपमेंट था वो कितना ज़्यादा था। आप डच के शिप्स देख सकते हैं और इंडिया के वो बोट देख सकते हैं, तो आपको एक डिफरेंस गैप जो है वो आपको दिखाई दे जाएगा इस पिक्चर में। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड, इसे हम VOC भी कहते हैं, फॉर्म्ड इन मार्च 1602 बाय द चार्टर ऑफ डच पार्लियामेंट, हैड द पावर टू वेज वॉर, मेक ट्रीटी एंड बिल्ड फोर्ट्स। ये साफ इसका मतलब है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की है वो डच पार्लियामेंट में फॉर्म की गई थी 1602 एक चार्टर के द्वारा, 1602 में एक चार्टर के द्वारा। ठीक है, तो ये बनाई क्यों गई थी, इस कंपनी को बनाने का रीजन क्या था, इसके पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड है, वो हम जान लेते हैं कि उसका रीजन क्या था। एक्चुअली वो अगर इम्पोर्टेंट होता यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं शायद उसको पीपीटी में अपने प्रेजेंट करती, पर ऐसे है नहीं। पर एक फिर भी हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना जरूरी है, इसलिए मैं बता रही हूँ। कार्नेलियस डी हाउटमैन ये फर्स्ट ऐसे डच थे जो 1596 में सुमात्रा और बंताम पहुंचे थे। ठीक है, इन्होंने ये ऐसा रूट इन्होंने खोज लिया था और ये यहाँ तक पहुंच गए। इसीलिए इन मतलब एक होता है कि ये जब पहुंचे तो इन्होंने एक फ्यूचर ट्रेड का ना, लोगों को फ्यूचर ट्रेड करने का एक प्रोत्साहन दिया, और जिसके कारण सब ये सोचने लगे कि हाँ, हम यहाँ तक तो पहुंच गए हैं, तो अब हम, ऑब्वियस सी बात है, हम इंडिया पहुंच जाएंगे, इंडिया से हमारा ट्रेड चालू हो जाएगा। तो दैट्स वाई ये कंपनी फॉर्म होने का ये रीजन है। आफ्टर देयर अराइवल इन इंडिया द डच फाउंडेड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम इन आंध्र इन 1605। तो जब इंडिया ये पहुंचे, डच पहुंचे, तो इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम इन आंध्र में डाली 1605 में। इन्होंने कैप्चर किया नागापट्टनम, जो कि मद्रास के पास है, पोर्चुगीज से कैप्चर किया, और इसे नागापट्टनम को साउथ इंडिया का एक अच्छा गढ़ बनाया। अब ये हमारा मैप है, तो मैप से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। डच ने क्या किया था कि एस्टेब्लिश की थी फैक्ट्री कोरोमंडल कोस्ट में, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार में। ठीक है, अब इसका हम ये देखते हैं कि इन्होंने यहाँ यहाँ स्पेसिफिक ये जगह क्यों पकड़ी अपनी कंपनी या अपनी फैक्ट्री डालने के लिए। तो एक मिनट बस, आप देख सकते हैं कि इस वाले हिस्से में ये हमारा गुजरात हो गया, ओके, ये हमारा यूनाइटेड प्रोविंस हो गया, ये बंगाल हो गया, ये बिहार है, ये सेंट्रल प्रोविंस है, और ये कोरोमंडल कोस्ट। गुजरात में इन्होंने सॉल्टपीटर को के लिए इन्होंने फैक्ट्री डाली थी। ओके, इसे हिंदी में सोरा भी बोला जाता है। यहाँ से इन्होंने जो सॉल्टपीटर है उसका ट्रेड करने के लिए सूरत, गुजरात में सूरत में इन्होंने फैक्ट्री डाली। उसके बाद बिहार में इनका फैक्ट्री डालने का जो रीजन था वो ये था कि इन्होंने चावल की फैक्ट्री डालने के लिए वहां पे ये जगह चुनी। तो चावल की फैक्ट्री
क्योंकि बिहार में सभी इस चीज से नोन है कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा चावल की खेती होती है, तो चावल का ट्रेड उसी जगह से किया जा सकता है। दैट्स वाई बिहार में चावल की फैक्ट्री डाली गई। बंगाल में सिल्क और क्लॉथ की फैक्ट्री डाली गई थी। तो ये आपका बंगाल है, यहाँ पे सिल्क और क्लॉथ की फैक्ट्री डाली गई। इसका भी रीजन ये है कि जो डच थे वो बंगाल से क्लॉथ और सिल्क लेके निकलते थे और साउथ ईस्ट एशिया में इसे सेल करके प्रॉफिट कमाते थे। ठीक है, तो एक थोड़ा सा आप याद करने के लिए ये भी कर सकते हैं कि एक अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं कि बंगालीज जो है वो सिल्क की साड़ी पहनते हैं, बंगाली मेल जो है वो सिल्क के कुर्ते पहनते हैं। तो सिर्फ एक इमेज आप क्रिएट कर सकते हैं इसको याद रखने के लिए कि बंगाल में कहाँ, कासिम बाजार में। ठीक है, अब हम सेंट्रल प्रोविंस में देखते हैं। तो सेंट्रल प्रोविंस में हमारा यहाँ पे जो है, यहाँ पे नील इंडिगो की खेती होती थी। तो इसके कारण ये वाला हिस्सा जो डच थे उन्होंने पकड़ा और यहाँ पे ट्रेड फैक्ट्री डाली और यहाँ से वो इंडिगो का ट्रेड करते थे। सेकंड हमारा कोरोमंडल कोस्ट आता है। कोरोमंडल कोस्ट में यहाँ पे अफीम की खेती पहले से भी की जाती थी, तो इस हिस्से को उन्होंने पकड़ा और यहाँ पे फैक्ट्री डाली, जिसके कारण ये अपने अफीम को यहाँ से लेते थे और उसका ट्रेड ये यूरोप में भी करते थे और साथ के साथ ये साउथ ईस्ट एशिया में भी इसका ट्रेड करते थे। तो ठीक है, ये हमारा क्लियर हो जाता है। अब हम सेकेंड स्लाइड पे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो इन्होंने अदर फैक्ट्रीज डाली वो उन्होंने सूरत में डाली, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं गुजरात में 1616 में। गुजरात में किस लिए डाली थी? सॉल्ट पीटर के लिए डाली थी। ओके, बिमलीपट्टनम 1641, कैराइकल 1644, चिंसूरा 1653, बारानगर, कासिम बाजार, ये आपकी मैंने अभी बता ही दिया आपको कि बंगाल में कासिम बाजार है। नागापट्टनम 1658 और कोचीन 1663। ठीक है, यहाँ इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज डाली थी। फिर ये बैटल में हारे थे। बेदरा बैटल जो हुआ था इंग्लिश और डच के बीच में 1759 में। तो ये डच जो थे ये इंग्लिश से या ब्रिटिशर्स से हार गए थे। इसका भी एक हम देख सकते हैं कि जो यूरोप में 3 बार ब्रिटिशर्स का और डच का आपस में युद्ध हुआ था, जिसमें डच तीनों बार हारे थे। तो एक तरह से इनकी जो स्थिति थी वो यूरोप से ही कमजोर हो गई थी। और दूसरा, इंडिया में इनका जो ट्रेड हो रहा था उससे कहीं ना कहीं ये ब्रिटिशर्स के प्रतिद्वंदी बनते जा रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी जब ये ट्रेड होता है या इस टाइप की प्रॉफिट कमाते हैं तो वहां पे फ्रेंडशिप नहीं चलती है। वहां पे आप एक दूसरे से लड़ने को तैयार हो जाते हो, एक दूसरे को की चीजों पे कब्जा करने लगते हो। तो ब्रिटिशर्स अपने पूरे इंडिया में एकाधिकार करना चाहते थे, ट्रेड में पूरी तरीके से एकाधिकार करना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने डच के साथ फाइट की और फाइनली डच जो थे वो 1759 बेदरा में हार गए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।